नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम शनि की चर्चा को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। शनि के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हम तो ये भी कहते हैं, जैसे कहते नहीं है हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे ही शनि भी अनंत है और उसकी कथाएं तो और भी अनंत हैं। अधिकतर लोग इससे घबराते हैं कि साढ़े साती आने वाली है या साढ़े साती आ गई या साढ़े साती पहले कभी आई थी बचपन में, अब दोबारा आने वाली है, त्योहार आने वाली है। तो शनि की साढ़े साती का मतलब ये हुआ कि शनि, जैसा आप जानते हैं, एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो 3 राशि अगर क्रॉस करेगा, पहली, दूसरी, तीसरी, तो 7.5 साल हो गए। इसके अलावा शनि आपका ढैया में भी आता है, चतुर्थ हो जाए आपके जन्मकालिक चंद्रमा से तो वो ढैया हो गई या पनौती बोलते हैं। अगर जन्मकालिक चंद्रमा से अष्टम हो गया तो उसे अष्टम बोलते हैं कि ये अष्टम हो गया, इसे अच्छा नहीं मानते। और जिन लोगों की कुंडली में शनि की दशा आने वाली होती है तो उनको पहले से घबराहट हो जाती है कि आज तो 25 साल का हूँ, 40 साल में शनि की दशा आएगी, तो इतने साल पहले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ऐसे ही अगर आप शनि कुंडली में नीच हो, नवमांश में नीच हो या और क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो, वहाँ कुछ ज़्यादा रिस्पाइट ना हो, तो आदमी घबराहट हो जाती है। तो साढ़े साती के दौरान या वैसे आपको एक बात बताऊं, शायद बहुत लोगों को ताज्जुब हो, जो लोग पुराने ज़माने में ऋषि मुनि होते थे बड़े प्रसन्न होते थे, उनकी साढ़े साती आने वाली है, बड़े प्रसन्न होते थे, वाह अगले साल से साढ़े साती आएगी, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मज़ा क्यों आने वाला है? क्योंकि दुनिया से कट हो जाएंगी, कट ऑफ हो जाएगा, दुनिया से लेना देना उनका वैसे भी नहीं होता, जो थोड़ा बहुत है वो कट ऑफ हो जाएगा। तब प्रभु का भजन करेंगे, मस्त रहेंगे, जिस देवता को मानते थे उसका वो करेंगे। तो अलग अलग तरीके हैं। और हम और आप जो आम आदमी हैं, वहाँ हमको सामाजिक समस्याएं भी हैं, पारिवारिक भी हैं, आर्थिक भी हैं और प्रतिष्ठा को लेकर भी समस्या हैं। तो वहाँ अगर कभी यहाँ चाहती है तो आदमी को लगता है कि बहुत ही बुरा होने वाला है। तो शनि को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक पहलू है उस पर बात नहीं होती। अगर साढ़े साती आती है तो वो यह जानना चाहती है आपसे, शनि जानना चाहता है कि पिछले इतने वर्षों में जब साढ़े साती नहीं थी तो आपने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या मिस्टेक्स की, उनकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो शनि उनकी भरपाई आपसे करवाता है। तो मान लीजिए आपने किसी की इंसल्ट की, उससे पहले माँ बाप की, चाचा की, मामा की या किसी और बड़े आदमी की, तो साढ़े साती के दौरान आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो आदमी आप पे चढ़ जाता है, वो आप पे सारा अपना उसका बदला लेता है। तो अब गलत कौन है? गलत वो है या आप है, ये आपको तय करना पड़ेगा। शनि बैलेंसिंग करता है, इक्वालिटी करता है, वो संतुलन पैदा करता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो हो सकता है किसी पिछले जन्म का आपको जो आपने कृत्य किए हों वो अनुचित शनि को लगते हों। क्योंकि हमारे यहाँ तो हम बोलते हैं कि जो भी कुंडली हमको मिलती है वो हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। इस जन्म में जो करते हैं यहाँ तो हमको मिलता ही है, लेकिन उसका सारा खाका अगले जन्म में तैयार होता है। तो शनि, इसलिए शनि मिस्टीरियस ग्रह हो जाता है, सीक्रेटिव ग्रह हो जाता है और आपकी कर्मों का फल देता है, इसलिए हम उसको कर्मों का फलदाता बोलते हैं। न्यायप्रिय बोलते ही हैं, क्योंकि न्याय तो न्याय है, न्याय आपकी मर्जी से होता नहीं, तो न्याय तो जैसे होगा वैसे होगा। तो आज हम शनि के इस पहलू पर चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हमारे साथ कविता चैतन्य है। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तो आपकी तारीफ़ करते रहते हैं, अब तो लोग भी आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। पिछला प्रोग्राम देख के बहुत सारे लोगों के वो आए थे ईमेल्स या रिस्पॉन्सेज, जिसमें कहते थे कि कविता जी बहुत बढ़िया से प्रश्न करती हैं। जी धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रश्न अच्छा हो तभी उत्तर अच्छा हो सकता है। जब प्रश्न अच्छा नहीं होता तो उत्तर भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आपके प्रश्न एक अच्छा उत्तर निकाल के लाते हैं हम हमारे भीतर से कहीं से। सर काफ़ी समय से शनि की चर्चा हो रही है और जैसे जैसे चर्चा बढ़ती जा रही है ना, तो जो जिज्ञासा है वो शांत होने की बजाय और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ रही है कि अभी शायद अभी शनि के बारे में और बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। जो लोगों के मन में या मेरे मन में भी शनि का एक स्वरूप था, क्रूर है और कुरूप है, इस तरह से, पर वो जिस तरह से आपने व्याख्या की है ना, तो एक बहुत ही सुंदर अद्भुत सा स्वरूप शनि का सामने आया है। अब तो ऐसा लगता है कि शनि से जैसे मतलब आत्मिक एक जुड़ाव ही हो गया है। तो आज हम बृहस्पति और शनि की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इन दोनों ग्रहों का, जैसे हम मेदिनी ज्योतिष की भी बात करते हैं, तो इन दोनों ग्रहों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो खगोल शास्त्र की बात करें तो ये ब्रह्मांड को ये दोनों ग्रह किस तरह संचालित करते हैं, पहले इसके बारे में आप बताइए। ऋग्वेद में जिक्र आता है इसका जी। वहाँ पर कि एक ज़माना ऐसा आया वहाँ जब सूर्य में से बहुत सारा हीलियम, ऑक्सीजन और बहुत सारा न्यूक्लियर गैसेस बहुत सारा निकलना शुरू हुआ जी। तो पूरा ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम जलने लगा और उसके प्रभाव से पृथ्वी भी जलने लगी। पृथ्वी पर घास भी उगना इम्पॉसिबल था उसके ताप से। तो उसके ताप से हो ही नहीं सकता था। जब ऐसी स्थिति देखी गई तो ब्रह्मा जी ने सोचा, तो उन्होंने बृहस्पति का निर्माण किया। तो बृहस्पति का जब निर्माण किया उन्होंने, तो ऋग्वेद में आता है, कपिल मुनि ने भी उसमें बोला है, साखी में, भागवत पुराण में और भी जगह जिक्र है। तो उसका जो बृहस्पति पैदा होता है तो नाम से ही मालूम है बृहस्पति सबसे बड़ा है और इतना बड़ा ग्रह है, इसके आने से पूरे आकाश में तूफान, बरसात, मूसलाधार वर्षा, पृथ्वी पे सुनामी, समुद्र जैसा माहौल, पानी ही पानी, भूकंप और कंपायमान, मतलब तीनों लोग कंपायमान हो गए। तो बृहस्पति के आने से एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कि लगा कि सब कुछ जैसे अब जलाशय में चला जाएगा। पहले तो इतना तप रहा था, लग रहा था कि अग्नि देवता नाराज़ हैं, अब यहाँ पर जल देवता नाराज़ हो गए। तो इस तरह का तो बहुत उसमें समय लगा, कहते हैं हज़ारों वर्ष लगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बृहस्पति का ठंडा होना शुरू हुआ, वैसे वैसे आकाश में ठंडा होना शुरू हुआ, सूर्य में ताप कम हुआ, पृथ्वी पे ताप कम हुआ। तब वहाँ पर पृथ्वी पर दोबारा से जीवन की ये जो एक संभावना बनी। तो बृहस्पति का इतना ज़बरदस्त प्रभाव है। और शनि को हम देखते हैं कि आपने जैसे बोला कि आम आदमी के लिए शनि आपके कर्मों का फल देता है, और बृहस्पति पूरे व्यवस्था को संभालता है, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजकीय व्यवस्था हो। उस पूरी व्यवस्था को संभालने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। और आचरण कैसा करना चाहिए, हाँ, मनुष्य की क्या दिनचर्या है, मैं क्या नहीं करना चाहिए, वो जो नियम हैं वो सारे शनि के दौर में आते हैं। और चूंकि नियम का जो उल्लंघन करता है उसका दंड भी आता है, इसलिए दंडाधिकारी। पर वो ये ना, दंडाधिकारी नाम दे के उसको समझने की बजाय डरना शुरू कर देते हैं, वहाँ सब गड़बड़ होती है। और इसका अन्य जो है लोग वो फ़ायदा भी उठा लेते हैं उपाय बता कर इधर उधर के। सर आपने भी बताया कि पृथ्वी पर इन दोनों ग्रहों से हलचल होती है, जो भी उथल पुथल हो रही है, जैसे आपदाएँ आती हैं, भूकंप है, आगजनी है, तो इसके साथ साथ विकास भी बहुत हो रहे हैं। तो इस तरह से किस तरह सामाजिक है, राजनैतिक है, इन सब घटनाओं को कैसे दोनों ग्रह संचालित करते हैं? देखिए, कुछ वर्ष पूर्व रशिया में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उन्होंने पिछले 700-800 सालों का डेटा इकट्ठा किया। तो जब शनि पृथ्वी के नज़दीक आता है तब महामारी होती है, तब भूकंप आते हैं, तब एयर क्रैशेस होते हैं और अन्न कम होता है, जल की असुविधा होती है, पीने वाला जल नहीं रहता और बहुत सारी दुर्घटनाएं
या आपदाएं या बीमारियां, जी जी। कोरोना टाइप इस तरह का, तो जो होता है हैजा वगैरह, जो इस तरह की बीमारियां हैं वो तब होती हैं जब शनि पृथ्वी के नज़दीक होता है। जैसे ही ये ग्रह अपने ऑर्बिट में, हम तो अपनी चिंता करते रहते हैं मेरा शनि अष्टम हो गया कि हम 7.5 में आ गया, लेकिन जब वो पृथ्वी के पास आता है तो पृथ्वी भी डिस्टर्ब हो जाती है। पृथ्वी का जो संतुलन है वो खराब हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो मतलब जाता पूरी व्यवस्था जो है Exactly. उसके ऊपर वो पूरा इफेक्ट पूरा। डालते हैं। तो उन्होंने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन की रिपोर्ट है कि जब वो शनि नीचे आता है तो उससे इस तरह की महामारियां वगैरह होती हैं। लेकिन इसके अपोजिट जब बृहस्पति नीचे आता है, जी पृथ्वी के पास आता है, तो वो ऐसा समय होता है जहाँ जहाज़ों में, जहाज़ चूँकि आकाश में उड़ता है, हवाई जहाज, उसकी बात करते हैं, वो दुर्घटनाएँ बहुत कम होती हैं या देखने में नहीं आती, फसल बहुत अच्छी होती है, जल की कमी नहीं होती, अनाज अच्छा होता है और एक सुखाली का माहौल होता है। जी। तो अभी आज मैं पढ़ रहा था एक कि इस दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा सुखी या दुखी हैं। तो हमारा देश का जो 200-250 देशों में, 225 देशों में 146वां नंबर है। हम लोग सुखी लोग नहीं हैं। फिनलैंड है, बड़ा छोटा सा कंट्री है, वहाँ के लोग बड़े सुखी हैं। तो ये सुख का जो इंडेक्स था, तो यहाँ पर जब बृहस्पति आता है तो सुख का इंडेक्स बढ़ जाता है जनरली लोगों में। और ऐसा कह सकते हैं कि वो एक ऐसा समय है जो खुशहाली होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, बीमारियाँ नहीं होती, फसल अच्छी होती है, बरसात अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने उस समय खोजी। ये खोज करीब 40-50 साल पहले हुई थी, ये उसके थी, लेकिन अब जो साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं वो इसके आगे निकल गई। सर, आपने जैसे बताया कि शनि अगर पृथ्वी के नज़दीक आता है तो आपदाएं होती हैं और महामारी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, और बृहस्पति अगर नज़दीक आए तो विकास का दौर भी शुरू हो जाता है। तो इसमें और मतलब रिसर्च क्या चल रही है इसमें साइंटिस्ट की? और फिर बात करते हैं जब ये दोनों ग्रह वक्री हो जाते हैं तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो तब कैसे परिणाम मिलेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को समझना। तो है क्या कि वराहमिहिर बोलता था, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो पराशर को तो ज्योतिष का जनक मान सकते हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है जिसको हम करते हैं, पूरी दुनिया में हो रही है, उसका कोई जनक है तो वो वराहमिहिर है। वराहमिहिर बोलते थे कि ज्योतिष के अलावा अगर अच्छे ज्योतिषी को, वो कैसा हो, ईमानदार हो तो अलग बात है, सुचिता हो वो तो अलग है, उसके अपने शास्त्र के अलावा उसको कम से कम 6 शास्त्र आने चाहिए, 6 और विषयों में पारंगत होना चाहिए। अगर मान लो वो एक विषय में MA किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसको अगले 6 विषयों में और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, तब तो एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। और वराहमिहिर के बारे में बोलते हैं कि ज्योतिषी बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं खगोल शास्त्री। आजकल हमने कहीं नहीं देखा कि किसी ज्योतिषी के साथ खगोल शास्त्री लिखा हो, एस्ट्रोनॉमर। सर, फोकस ही यही होता है कि खाली इस कुंडली देखो और फलित करना शुरू कर दो। ये तो आपने ही हमेशा बात करते हैं कि ज्योतिषी को मतलब ज्योतिष सीखने से पहले खगोल शास्त्र का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। वो अब समझ में आ रहा है कि आप ऐसा क्यों बोलते थे। पता होना चाहिए ना कि ये जो ध्रुव तारा है उत्तर में क्यों है। बिल्कुल। ध्रुव तारा 2 नॉर्थ पोल है, एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है। तो साउथ में भी है, तो ये पता होना चाहिए ना कब साउथ में दिखता है, वो अलग विषय, उस पर नहीं जाते। तो अभी जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो बृहस्पति है वो पृथ्वी की कक्षा का ग्रह नहीं है, पृथ्वी के ऑर्बिट में नहीं आता। बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के ऑर्बिट में आते हैं, बृहस्पति जो है पृथ्वी की ऑर्बिट से अलग है, उसका अपना अलग ऑर्बिट है, अपना अलग ऑर्बिट। पृथ्वी ये है, यहाँ सारे ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के आसपास, लेकिन बृहस्पति वहाँ है, कहीं दूर है। अच्छा, ओके। तो वो अच्छा, बृहस्पति के पास में क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, उसके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, उसके पास में ग्रेविटेशन पुल है, उसके पास में अपनी ऊर्जा है। तो उसके पास में बड़ा होने से इतनी शक्ति है
कि जब वो पृथ्वी के पास आता है तो पृथ्वी का माहौल गड़बड़ा जाता है। और ये पृथ्वी के पास आना शुरू हुआ 2012-13 से। अच्छा। और अभी वैज्ञानिक बोल रहे थे कि 2023 जो था इस दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष था। हाँ जी। सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष था और ये ट्रेंड आगे चलने वाला है। अच्छा, मतलब ताप और बढ़ने वाला ताप है आगे पृथ्वी बढ़ने का। वाला है क्योंकि ये पृथ्वी के नज़दीक है। ये पृथ्वी के ऑर्बिट में आता है तो सूर्य जो है यूँ तो स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, खड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जब बृहस्पति यहाँ आ गया तो फिर सूर्य यहाँ से उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। मतलब सूर्य बृहस्पति की तरफ खिंच रहा है। खिंच रहा है क्योंकि वो तो खिंचेगा नहीं। जी, जी। तो खिंच रहा है। इसको आप ऐसे मान लो कि ट्रक खड़ा है बहुत बड़ा, हाँ हाईवे पे ट्रक खड़ा है जी। और उसका हैंड ब्रेक भी ऑन है। ऐसे तो हिलता नहीं वो किसी से, बिल्कुल। बहुत बड़ा ट्रक है वो अर्थ मूवर वाइज, जैसे बड़े बड़े अर्थ मूवर जो होते हैं। लेकिन उसे क्रेन तो उठा सकती है, क्रेन तो घुमा सकती है इसे, बिल्कुल। क्रेन तो कहीं का कहीं पहुंचा देगी ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर बृहस्पति क्रेन की तरह है जो उसे अपनी ओर खींच देता है। क्योंकि वो सूर्य को खींचता है तो बाकी सारे ग्रह खींचना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए अच्छा वेदों में पुराणों में लिखा हुआ है, पुराणों में तो बृहस्पति को परलोक का ग्रह बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऋषि मुनि जानते थे, वो बोलते थे परलोक यानी दूसरे लोक का ग्रह। और तो ऐसे बोलते हैं ना कि दूसरे लोक का ग्रह। लेकिन वहाँ पर चूंकि वो विज्ञान को सिद्ध नहीं कर रहे थे, वो सिद्ध कर रहे थे जीवन को। तो जीवन को सिद्ध करते थे तो वो बोल रहे थे कि परलोक का मतलब ये हुआ कि जो आपको अगले जन्म में मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके पुण्यों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, से जोड़ दिया आपने पुण्य किए हैं या नहीं किए, तो उसको उस तरह से जोड़ते थे। लेकिन आज विज्ञान बोलता है कि उसका ऑर्बिट अलग है। सर, आपने जो अभी चर्चा तो यहाँ पर हो रही है बृहस्पति की, और आपने एक सूर्य के बारे में बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई कि सूर्य खिंच रहा है बृहस्पति की तरफ। इसको सुनकर तो मेरे ख्याल से मैं तो चमत्कृत हुई हूँ, लोग भी बहुत ज़्यादा विस्मित हो रहे होंगे कि एक नई आपने एक खगोलीय घटना बताई लोगों को। नहीं, सूर्य जो है ना ये कांस्टेंट है। वैसे भी ये तो बृहस्पति के अलग है। सूर्य यहाँ कांस्टेंट है लेकिन वो यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है जी। तो यहाँ आता है तो वहाँ से एक युगों का परिवर्तन शुरू होता है। जो सारा घटना 24,000 साल में पूरी होती है तो वो एक अलग घटना है। और बृहस्पति आता है तो पूरा हिलना शुरू हो जाता है। जी अलग है। सही। तो सारी जो अभी चर्चा हुई ये खगोलीय घटनाओं की हुई, तो जब पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है इन दोनों ग्रहों से, तो आम आदमी तो कहाँ से अछूता ही रहेगा। तब कुंडली में अगर जैसे बृहस्पति और शनि का संबंध हो, दृष्टि संबंध, युति संबंध, तो मुझे लगता है वो कुंडली तो फिर विशेष ही हो जाएगी। देखो, अगर कुंडली में जी हाँ। शनि और बृहस्पति साथ हों, जी हाँ। अभी मेरे पास कुंडली दिखा देते हैं। एक जगजीत सिंह कुंडली है जो गज़ल गायक थे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जीवन में, उनको भी जानता था जब उनका कैरियर अभी उठान पे नहीं था, शुरुआत हो रही थी। जी। तो उनकी कुंडली शायद मकर लगन की है और चतुर्थ भाव में शनि और गुरु साथ हैं, दोनों डिग्री टू डिग्री साथ हैं। और यहाँ पर शनि नीच का है। हाँ जी। हो गया ना। जी। गुरु के साथ है, वो दोनों का डिग्री टू डिग्री साथ है। तो नाड़ी शास्त्र बोलता है कि अगर शनि और गुरु में युति हो, जी, डिग्री टू डिग्री साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो भी फील्ड उसका हो उसमें चमत्कार करता है। और जगजीत सिंह एक छोटे से राजस्थान के श्री गंगा नगर शहर से आते थे मतलब। जी जी। तो वहाँ से पूरी दुनिया में गज़ल किंग के नाम से जाने जाते थे। आज भी उनकी गज़लें लोग सुनते हैं बहुत प्यार से। तो सारे सुनते हैं। तो ये लोग अमर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों आमने सामने साथ हों तो ये कमाल करते हैं। दूसरी कुंडली राहुल गांधी की है। राहुल गांधी का भी तुला लग्न है और लग्न में उनका बृहस्पति है और सप्तम भाव में उनका शनि है। यहाँ भी शनि नीच का है। ये आमने सामने है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उनको एक ज़माना ऐसा था कि उनके बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें की जाती थी। जी हाँ।
और आज एक ऐसा ज़माना है कि उन्होंने पूरे देश में यात्रा की। पहली यात्रा जो की वो उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की फिर इधर पूर्वांचल से लेकर मणिपुर से लेकर पुरानी जो उनकी धूमिल छवि थी अब उसमें काफी हद तक निखार आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गुरु और शनि आमने सामने हैं। हाँ जी। तो कुंडली में जब भी गुरु और शनि आमने सामने होते हैं, शनि का मतलब ये हुआ मासेस, लोग, जी, जनता। हाँ जी। जनता, बहुत बड़ी जनता, और आदमी उस जनता से अपने कृत्यों के द्वारा जुड़ता है, अपने शुभ कर्मों के द्वारा अधिकतर जुड़ता है। और जब उसने उस शुभता लेके चलता है, मेहनत करता है, गुरु उसका फल देता है। अच्छा, उनको मतलब उसको और एनहांस करता है, उसके गुरु उसको कृपा करता है, कृपा करता है उसको। अच्छा। ये युति या समसप्तक कुंडली में हो तो आप आंख बंद करके उस आदमी से बोल सकते हैं कि जो भी आपका फील्ड होगा, जिस फील्ड में आप जाएंगे उसमें आप कमाल करने वाले हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा को संभाल के रखना और अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करना, और अपनी ऊर्जा को संजो के धीरे 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 अपने जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है उसमें पारंगत होना। एक दिन वो फल मिलेगा कि दुनिया आपको दिखती रह जाएगी। सर आपकी कुंडली में भी तो यही हो गया ना, उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। बृहस्पति शनि को तो देख रहे हैं, उसके साथ सब ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि डाल रही है। आप पहले बताते थे कि बचपन में आपकी कुंडली कोई देखते थे, कोई भी ज्योतिषी, तो साइड रख देते थे कि इस कुंडली में कुछ भी नहीं रखा। तो वो धीरे धीरे आपने अपने क्या कहते हैं ज्ञान और अपनी जो भी प्रतिभा है उसके दम पर आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है। कितने लोगों को आप लाभान्वित कर रहे हैं अपने ज्ञान से। तो ये बृहस्पति और शनि का ही कमाल है। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कुंडली का डिस्कस नहीं करना चाहता। और दूसरी क्या है कि ये कुछ हमारे पूर्वजनों का काम है, कुछ माँ बाप की कृपा है, कुछ आप सब लोगों का साथ है, और थोड़ी बहुत मेहनत भी है। ये सब मिल के बनता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कुंडली में कोई योग है तो वो ऑपरेट होता है, लेकिन उसके लिए आदमी को प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है, और प्रयत्न थोड़ा अधिक ही करना पड़ता है। आम आदमी जैसा प्रयत्न काम नहीं आता। तो अगर आपको कुछ विशेष किसी भी क्षेत्र में कोई भी हो, तो अगर विशेषता प्राप्त करनी है तो कुछ विशेष गुण आप में अवश्य होना चाहिए। इधर शनि ने कर्म तो करवाना ही है ना पहले, तभी तो बृहस्पति जी मेहरबान होंगे। जब गोचर की बात करते हैं तब भी इन दोनों ग्रहों को ही विशेष महत्व देते हैं। तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि जहाँ इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ती है जिस राशि पर कुंडली में, वो राशि एक्टिवेट हो जाती है, वो भाव भी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अभी जो इनका दोनों का गोचर चल रहा है, बृहस्पति मेष में है तो वो सिंह राशि को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, और शनि इसे कुंभ राशि से सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो सिंह राशि एक्टिवेट है। तो क्या जिसकी कुंडली में भी सिंह राशि जिस भाव में पड़ेगी वो भाव भी एक्टिवेट हो गया, उसके अनुसार उसके शुभ अशुभ फल मिलेंगे क्या? क्योंकि जब भी ये गोचर में होते हैं, क्योंकि दोनों बृहद ग्रह हैं, दोनों बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मतलब बृहद में तो बृहस्पति है, लेकिन शनि उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बृहस्पति। अगर दोनों का एंगल एक जगह जा रहा है, दृष्टि जा रही है, तो डेफिनेटली वो उस राशि को एक्टिवेट करेंगे। डिपेंड करता है वो राशि कैसी है, मतलब किस भाव में पड़ी है, कैसी है। जी। जन्म राशि है तो अलग तरह से एक्टिवेट होगा, द्वादश में है तो अलग एक्टिवेट होगा, अष्टम में है तो अलग एक्टिवेट होगा, सप्तम में है तो अलग एक्टिवेट होगा, पंचम में है तो पुत्र पैदा हो जाएगा। तो मतलब अलग अलग जगह से। तो जब भी हम इस तरह का किसी का भविष्य देखते हैं या गोचर की भविष्यवाणी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अकाउंट में लेना पड़ता है, तभी कुछ बता सकते हैं। जी। तो मेरे को लगता है कि और कोई प्रश्न है आपके दिमाग में? सर हाल फिलहाल तो अभी जिज्ञासा शांत हो गई है। फिर नए प्रश्न बना कर फिर आपको परेशान करने वाली हूँ। चलिए, अब आज हम बात कर रहे थे कि शनि और बृहस्पति जब दोनों कुंडली में होते हैं, चाहे वो उनकी युति हो, चाहे वो आमने सामने हो,
तो फिर यह एक अपने किस्म का राजयोग बनता है। इसका नाम तो क्या दें हम इसको, लेकिन नाड़ी शास्त्र इसकी बड़ी तारीफ करता है। वो बोलता है कि यह जो योग है ये आदमी को उस ज़मीन से आसमान तक की यात्रा कराने में सक्षम है। डिपेंड करता है कुंडली में कितना सशक्त होकर ये योग बैठा हुआ है। ये चर्चा जारी रहेगी, अगली बार किसी और ग्रह की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।